फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 201 देखते हैं। स्टार्टिंग की वीडियोस में कम क्वेश्चन इसलिए हो पाते हैं क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं। ठीक है, जब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, मतलब जितना भी हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है वो वाले कॉन्सेप्ट जब हमको आ जाते हैं तो फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन वीडियो में इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो फाइंड द मिनिमम वैल्यू इसकी। ठीक है, मतलब इसकी जो है हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है 4 की पावर साइन स्क्वायर प्लस 4 की पावर कॉस स्क्वायर। तो हमें एक चीज़ पता होती है कि एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। ये जो क्वेश्चन है अगर हम बेसिक मेथड से इसके करेंगे, ये जो इसका बेसिक मेथड वाला सॉल्यूशन है, अगर हम इससे करेंगे तो बहुत ईजी हमें हो जाता है। ठीक है, ए एम इज़ ग्रेटर देन जी एम का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर मान लो दो नंबर हैं ए और बी, तो उनका अर्थमेटिक मीन मतलब समांतर माध्य जो होता है ए प्लस बी अपॉन 2 होता है, और उनका जो जीएम यानी गुणोत्तर माध्य होता है वो अंडर रूट ए बी होता है। दो नंबर हैं, उनका समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन और उनका ज्योमेट्रिक मीन मतलब गुणोत्तर माध्य हमेशा इस कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक नंबर हमारे पास ये है, दूसरा नंबर हमारे पास ये है, तो अगर हम इनका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे, तो दिस प्लस सेकंड नंबर अपॉन 2 हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ज्योमेट्रिक मीन मतलब दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दी, फिर क्या होगा दिस, ये तो ऐसे ही चल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की पावर साइन स्क्वायर 4 की पावर कॉस स्क्वायर। तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमें पता होता है 1 ही होता है, तो 4 की पावर 1 अंडर रूट 4 की पावर 1 मतलब 2 हो गया। तो ये क्या आ गया, लेस देन इक्वल्स टू 2, या फिर ये 2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। इसकी क्या पूछी थी, मिनिमम वैल्यू, तो ये क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, इसकी तरफ बड़े वाला मुंह लगा हुआ है ना, ये मतलब ये खुला हुआ है रास्ता, तो इसका मतलब ये बड़ा होता जाएगा जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इसमें रखते जाओगे। तो इसकी सबसे कम वैल्यू क्या आ रही है, 4 ही आएगी। ठीक है, मतलब दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब इसकी ये जो वैल्यू है वो हमेशा 4 से बड़ी ही आएगी या फिर 4 के बराबर आ सकती है। तो यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका बेसिक मेथड है और इससे तो हम एकदम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में ये चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, जो शुरू की 4 टर्म है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, p है, 9 है, 3p माइनस क्यू है, 3p प्लस क्यू है, तो हमें 2010वीं टर्म निकालनी है उस एपी की। ठीक है, तो जब हमें किसी भी एपी की 4 टर्म्स पता है तो वहाँ पर मैंने पहले से सॉल्व करके रख लिए थे ताकि मुझे कम टाइम कंज्यूम हो किसी भी क्वेश्चन को करने में। तो देखो इसने कहा है पी क्यू 3p माइनस क्यू और 3p प्लस क्यू, 4 टर्म्स थी, एपी में है ये। अगर ये चारों एपी में है तो इसका मतलब 9 माइनस पी, सारवंतर या कॉमन डिफरेंस जो आएगा 9 माइनस पी इक्वल टू दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की है, 9 माइनस पी 3p माइनस क्यू माइनस 9 दिस माइनस दिस, ये लिख दिया। जब इन दोनों को बराबर करते हैं तो 9 माइनस पी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये p इधर आ गया 4p हो गया, माइनस क्यू ये 9 इधर आ गया, या फिर इस माइनस 9 को इधर लेके चले गए 18। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई p और q में। ठीक है, इसी तरीके से जब हम इन दोनों को बराबर रखते हैं या फिर जब हम इसको q से q 3p कैंसिल 2q आता है, मतलब ये सॉल्व करके 2q आ रहा है, 2q किसके बराबर, 9 माइनस पी के, इसको इसके भी बराबर कर सकते हैं। तो उसको जब हम बराबर करते हैं तो 2p प्लस q हमारा 9 के बराबर आ जाता है। दो इक्वेशन p और q में है तो अभी इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मल जैसे हम आज तक सॉल्व करते आए हैं। p प्लस 2q इक्वल टू 9, दिस इक्वल टू, तो मैंने क्या किया, ये q है, यहाँ पर भी q है, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर नीचे सेम हो जाएगा q का गुणांक या कोफिशिएंट। ठीक, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, p प्लस 2 इंटू 4p तो 9p हो जाएगा, क्योंकि ये इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, 9 प्लस 18 इंटू 2 36 45 आ जाएगा। p की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाती है, p की वैल्यू 5 आ गई है, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, जिसमें मर्जी उसमें रखो। जैसे p की वैल्यू 5 रखोगे आप तो q की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2, तो हमने इसमें रखा p की वैल्यू 5, q की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ से हमें p q पता चल गया। जब हमें p पता चल गया 5, फिर 9 है, फिर q की वैल्यू 2 पता चल गई, ये ap अगर ये है तो इसकी सिर्फ 2 टर्म्स हमें पता चल जानी चाहिए, बाकी सब हम खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली टर्म 5 मिल गई, दूसरी टर्म 9 है, तो यानी प्लस 4 किया जा रहा है, कॉमन डिफरेंस हमारा 4 आ जाता है, फर्स्ट टर्म हमारी ये 5 हो जाती है। उसने कहा था 2010th टर्म बतानी है, 2010th टर्म बतानी होती है तो क्या लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1, जो यहाँ पर होता है उससे एक कम यहाँ लिखते हैं 2009 इंटू डी।
ए हमारा 5 था, डी हमारा 4 आया था, अभी हमने देखा इससे डी हमारा यानी सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस 4 आया था। 4 के इंटू इससे करेंगे तो ये आ जाएगा, 5 से इसमें ऐड कर देना, सिंपल सॉल्व करना। छोटी छोटी कैलकुलेशन से ये आप लोग कर सकते हो, मेन है इसमें कॉन्सेप्ट समझाना। और ये चैप्टर तो बहुत ही ईजी होता है एपी जीपी का। एपी में सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो आपको पता हो एपी कैसे बनती है, दूसरी आपको उसका 2 फॉर्मूले पता हो, सम ऑफ एन टर्म्स और nth टर्म कैसे निकालते हैं, बस इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 डिस्टिंक्ट मतलब 3 अलग अलग टर्म्स है हमारे पास एक्स वाई जेड फ्रॉम अ जीपी, एक गुणोत्तर श्रेणी से, यानी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। एक्स वाई जेड उसकी 3 टर्म्स हमें दी हैं, इन दैट ऑर्डर, उस ऑर्डर में है, एंड द नंबर कि ये जो 3 नंबर हैं ये एपी में होंगे उसी ऑर्डर में। कहने का मतलब ये है, इसने हमें कहा है, देखो सिंपल सॉल्व करके रखने का ही मुझे फ़ायदा है कि मुझे कम टाइम लगता है वीडियो को बनाने में, ठीक है। एक्स वाई जेड फॉर्म्स जीपी, एक्स वाई जेड 3 नंबर हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर 3 नंबर बनाते हैं इसी ऑर्डर में, मतलब ऑर्डर का मतलब ये एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, जो बीच वाला नंबर होता है उसकी पावर 2 करने पर साइड वालों की मल्टीप्लाई के बराबर आता है, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर ये तीनों जीपी बनाते हैं तो ये है, उसके बाद वो कहता है कि इस टाइप के फिर 3 नंबर्स जो होंगे वो एपी बनाएंगे। अगर एक्स वाई जेड जीपी बनाते हैं तो एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स एपी बनाएंगे। अगर ये 3 नंबर एपी बनाते हैं, एपी में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी जो भी है, तो वाई प्लस जेड यानी जो बीच वाला नंबर है उसका अगर हम डबल कर देते हैं तो इन दोनों का एडिशन के बराबर आता है, इन दोनों को जोड़ने के बराबर आता है। तो 2z माइनस जेड हो गया तो इधर z आ गया, 2y माइनस वाई हो गया, इधर y आ गया, 2z इक्वल टू, सॉरी ये 2x इधर ही रहा, तो यानी ये 3 आ जाती है। ऐसी कंडीशन हम क्या कह सकते हैं, हमें पता है कि जब भी 3 नंबर्स एपी में होते हैं तो जो बीच वाला होता है उसका डबल साइड वालों के सम के बराबर आता है। तो यानी जो 2x यहाँ पर लिखा हुआ है जो बीच में होता है उसका डबल होता है, तो दैट मीन्स यहाँ पर बीच में कौन होना चाहिए, x होना चाहिए, और y और z कहाँ होने चाहिए, साइड में। तो हम कह सकते हैं y x z जो होंगे वो एपी में होंगे, ठीक है। y x z जो होंगे किसमें, एपी में होंगे, ये चीज़ हम यहाँ से बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसने क्या कहा था हमसे, फाइंड द कॉमन रेशो ऑफ द जीपी। तो जीपी का कॉमन रेशो बताना है, जीपी का कॉमन रेशो हमें बताना है, ठीक। हमारे पास एक ये और एक ये कंडीशन आ जाती है, इन दोनों को सॉल्व करना है और कुछ देखना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन बनता है। तो हम कह सकते हैं क्या कि अगर ये दोनों कंडीशन है, मतलब x का डबल करने पर y प्लस जेड आता है और y स्क्वायर करने पर x इंटू जेड आता है, ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब x y z तीनों बराबर हो। देखो x y z तीनों को बराबर करो तो y को भी x लिख दो, z को भी x लिख दो, 2x इक्वल टू 2x, y स्क्वायर है तो x और z को y y लिखोगे तभी आएगा बराबर। तो ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो होती हैं फर्स्ट और सेकंड, ऐसा तभी हो सकता है जब एक्स वाई जेड तीनों बराबर हो, ठीक है। एक्स वाई जेड अगर तीनों बराबर हैं तो इसने कहा है एक्स वाई जेड जीपी बनाता है, ठीक, या फिर ये वाली कंडीशन है वाई एक्स जेड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने ऑप्शन की हेल्प ली, अगर हम ऑप्शन की हेल्प लेते हैं 1 माइनस 2 2 1 माइनस 1, ठीक, तो हम कह सकते हैं क्या कि जब एक्स वाई जेड यहाँ से जैसे हमें पता चल गया एक्स वाई जेड बराबर है, अगर एक्स वाई जेड बराबर है तो एक्स वाई जेड जीपी बना रहा है और तीनों ही टर्म्स बराबर हैं। जब तीनों ही टर्म्स बराबर हैं, देखो पहले हमने क्या किया, एक कंडीशन ये आई कि जीपी बनाते थे, ये एपी बनाता था, तो दूसरी कंडीशन ये आई। अगर इन दोनों को हम देखते हैं तो क्या हो सकता है, ये दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे या एक में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे या कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इसे करोगे तो आप कह सकते हो कि 2x अगर इधर है तो y और z x होना चाहिए, मतलब y भी x हो z भी x हो, इसका मतलब है x y z तीनों बराबर ही होंगे। और अगर इसमें मैं x की जगह y रख दूँ, y की जगह z की जगह भी y रखूँ, तभी ये चीज़ कंडीशन फॉलो होगी, यानी ये कंडीशन तभी फॉलो हो रही है जब x y z तीनों बराबर हैं। तो ये केस बन गया। अगर x y z बराबर हैं तो जीपी के पास वापस अगर हम जाते हैं तो एक्स वाई जेड तीनों ही बराबर हैं, मतलब 2 2 2 जीपी बना रही है, 1 1 1 जीपी बना रही है। तो अगर तीनों ही नंबर्स हमारे बराबर हैं, जीपी बना रहे हैं, तो कॉमन रेशो तो अब 1 हो जाएगा। भाई तीनों नंबर बराबर है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई की, इसमें 1 से मल्टीप्लाई की, तभी तो नेक्स्ट वाला नंबर हमें मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कॉमन रेशो 1। लेकिन अगर कॉमन रेशो वो 1 बोल रहा है तो 1 ए ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो ये वाला भी हम टिक कर सकते थे, ये वाला भी टिक कर सकते थे, लेकिन इसने कहा -2 भी हो सकता है। तो अगर हम -2 को r की वैल्यू यानी कॉमन रेशो मान के चलते हैं तो देखते हैं क्या होगा, ठीक है।
क्योंकि 1 हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन 1 आंसर ए और डी दोनों में है, तो फिर डी ऑप्शन को चेक करो और कि डी ऑप्शन में जो -2 है वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब आर की वैल्यू जैसे ही -2 रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक्स, वाई और जेड तीनों किस में थे, जीपी में, ठीक है। अगर कॉमन रेशो -2 है, फर्स्ट टर्म x है, तो पहली टर्म अगर x है तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, -2 इंटू एक्स, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, -2 से और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 टर्म्स हमारी ये हो जाएंगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म y है, z हो जाएगी थर्ड टर्म, ठीक है। तो ये अगर तीनों जीपी में है तो इस टाइप से बनेगी हमारी जीपी और कॉमन रेशो -2 के साथ, ठीक। और अब ये तीनों तो हमारे एपी जीपी में आ गए, ठीक है। अब उसने कहा था कि अगर हम ये 3 नंबर, क्या बोला था उसने, ये समझो कि अगर x, y, z जीपी में है, तो जीपी में अगर ये थे तो पहला x, दूसरा -2x होगा, तीसरा क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। और वो कहता है कि अगर x, y, z जीपी में है तो x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स किस में होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। तो यानी इन 3 को एपी में चेक करना है। x की जगह पे कौन रखा है, x, y की जगह पे -2x, तो ये वैल्यू क्या आएगी, x -2x यानी -x, ठीक है। और y प्लस जेड निकालें, y प्लस जेड करेंगे तो 2x आएगा, ठीक। z प्लस एक्स करेंगे तो 5x आता है, z प्लस एक्स करते हैं तो 5x आता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि अब इनको देखते हैं ये जीपी में, मतलब ये जो तीनों आए हैं ये एपी में है या नहीं। अगर ये 3 नंबर एपी में है, एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, 2x का डबल दैट इज 4x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5x प्लस -x, इन दोनों के एडिशन के बराबर यानी 4x। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर x, y, z -2 कॉमन रेशो ले करके जीपी में है तो ये जो 3 टर्म हमारे पास बन करके आई, स्पेस थोड़ा कम रह गया था, तो ये जो 3 टर्म्स बन के आई, फिर इन्हें चेक करो, इनका सम और फिर इनका सम, ये जो बन के आया -x, 2x, 5x, ये एपी में होना चाहिए, तो वो हो रहा है एपी में, यानी 2x का डबल इज इक्वल्स टू 5x प्लस -x, तो ये आ रहा है एपी में। इसका मतलब है कॉमन रेशो आर की वैल्यू -2 भी पॉसिबल है, तो इसका आंसर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये ऐसा ही क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके ये चीज़ें आप तभी कर पाओगे, जैसे मैं क्वेश्चन को टैकल कर रही हूँ, जब आपने बहुत सारी बुक्स से कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे होंगे, क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा लेंदी मेथड से प्रैक्टिस कर रखी होगी। मैं ये नहीं कहूँगी शॉर्ट ट्रिक्स आपने लगा रखी होंगी, उससे नहीं आएगा ये सब चीज़ें। जब आपने लेंदी मेथड से क्वेश्चन कर रखे होंगे, ठीक है, तो फिर अपने आप दिमाग में आने लग जाता है कि हाँ, इस क्वेश्चन को मैं किस किस तरीके से कर सकता हूँ, या कौन सा शॉर्ट ट्रिक तो जो भी होती हैं वो हमें डायरेक्ट याद करनी ही होती हैं, ठीक है। तो फिर अपने आप में दिमाग में आता है कि इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर अप टू 2n-1 का होल स्क्वायर तक अगर ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप शुरू की 2 टर्म्स लो तो क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 10 आएगा। कितनी टर्म्स ली हैं, 2, ठीक। तो n की वैल्यू 2 रखने पर जिस भी ऑप्शन से आपको 10 आंसर मिल गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, जैसे कि ये आया 10, n की वैल्यू 2 क्यों ली, क्योंकि हमने सिर्फ 2 टर्म्स ली हैं, तो n की वैल्यू 2 हमने फर्स्ट ऑप्शन में रखी तो 10 आया, सेकंड ऑप्शन में रखी नहीं आया, थर्ड में भी नहीं आया, फोर्थ में भी नहीं आया, चेक आप कर सकते हो खुद। तो जब हमने फर्स्ट ऑप्शन में रखा तो 10 आया, सिर्फ एक ही ऑप्शन मिला जिससे हमें 10 मिल गया, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किन्हीं 2 ऑप्शन में हमारे पास 10 आ जाता तो हम क्या करते, शुरू के 3 ले लेते, शुरू की 3 टर्म्स लेते और फिर n की वैल्यू रखते 3, 3, 3, और जो भी ऑप्शन इन 3 टर्म से आने वाला सम हमें दे देता, इन 3 टर्म से आने वाला योग हमें दे देता, वही आंसर हो जाता अगर किन्हीं 2 में फंसते तो। अदरवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है जब एक ही ऑप्शन से 10 मिल रहा था तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, सबसे कम वैल्यू बतानी है n की फॉर विच दिस इज ग्रेटर देन 700। तो इसने कहा है, ये जीपी का क्वेश्चन है, गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन है, तो कुछ तो आपको पहले 2 की पावर 10 तक एटलीस्ट याद होनी चाहिए, 3 की पावर 5 2 6 7 8 कम से कम याद करो, ठीक है। 5 की पावर याद करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी होती है, तो वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6 क्या क्या होती है, ठीक है। अब देखो ये है हमारी जीपी, यहाँ 1 है, 2,
कहाँ तक जा रहा है, n-1 तक। कहाँ तक, n-1। और एक ये भी तो है, 1 2 से लेके n-1 तक गया, और एक टर्म तो ये भी है, तो टोटल कितनी टर्म्स होंगी, n-1 + 1, दैट इज़ n टर्म्स होंगी टोटल इसमें। तो जीपी का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म यहाँ रखते हैं जो कि 1 है, ठीक है। कॉमन रेशो क्या है, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। भाई पहले तो हम इसमें माइनस करके देखते हैं, 3 - 1 9 - 3, तो सेम नहीं आ रहा, दैट मीन्स एपी नहीं है। फिर देखते हैं जीपी है। जीपी कैसे पता चला, 3 को 1 से डिवाइड किया 3 आया, 3 स्क्वायर को 3 से डिवाइड किया 3 आया, तो हर बारी ऐसे ही मिलता रहेगा। याद है, ऐसे देख लो, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया ये आया, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया ये आया, तो यानी यहाँ पर कॉमन रेशो 3 है। तो इसका सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म जो कॉमन रेशो होता है उसकी पावर n-1 अपॉन कॉमन रेशो -1। अगर कॉमन रेशो जो है <1 होता, यहाँ तो 3 आ रहा है जो कि 1 से बड़ा है, अगर 1 से बड़ा आता है तो r की पावर n-1 अपॉन r-1 करते हैं, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म अगर r <1 होता तो 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r करते हैं, ठीक है। अब दिस शुड बी ग्रेटर देन 700, तो ये जो है 700 से बड़ी होगी, तो 3 - 1 कितना हुआ 2, 2 की इससे इंटू कर दी 1400 हो गया। 3 की पावर n-1, ये -1 भी इधर जाके +1 हो गया 1401। तो 3 की पावर अगर 6 करते हैं तो 729 आता है, और 729 1401 से कम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 7, जैसे आप 3 की पावर 7 रखोगे तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो 1401 से बड़ी आ जाएगी, तो n की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 207 में क्या है, इसने कहा है कि इसने बोला है कि a ग्रेटर देन -1, जो a की वैल्यू हम रखेंगे वो -1 से बड़ी होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू -1 से बड़ी है तो आपकी मर्ज़ी है, आप a की वैल्यू चाहे 0 रखो, चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, बस इस कंडीशन को ध्यान में रखना है। तो a की वैल्यू अगर हम -1 से बड़ी रखते हैं, 0 रख दो, यहाँ पर 0 रखोगे तो ये तो n मिलेगा। और जैसे कि हम देखते हैं ये कितना होगा, देखो 1 अपॉन n की पावर 1, 1 की पावर 2 की पावर 3 की पावर अप टू n की पावर, सबकी 0 रखोगे तो 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है। 1 1 तो आएगा, 1 2 3 n तक जा रहा है, अगर 2 बार 1 1 लिखोगे तो 2 आएगा, 3 बार 1 1 लिखोगे तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 आएगा। 1 1 1 1 अगर आप n टाइम्स लिखोगे, n बार लिखोगे तो कितना आएगा, n आ जाएगा, n × 1, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी हमें इसमें अप्लाई करना है, इससे कैंसिल हो गया, तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब a = 0 रखने पर जो भी ऑप्शन आंसर 1 दे रहा है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो a की वैल्यू 0 रखो सारे ऑप्शंस में, खुद करना ये काम वीडियो को पॉज करके। तो a ऑप्शन ही एक ऐसा आंसर है जो हमें 1 देगा a की वैल्यू 0 रखने पर, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन या चारों ऑप्शन सेम आंसर दे, तब हम फंस जाते, तो उसको चीज़ को करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंक गणितीय श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, हमारे पास 4 एपीज़ हैं, उनके n टर्म्स का सम निकालना है। पहली वाली जो एपी थी उसकी n टर्म्स का सम S1 लिखा है, सेकंड एपी की n टर्म्स का सम, थर्ड एपी की n टर्म्स का सम, और फोर्थ एपी की n टर्म्स का सम। सभी की सभी जो एपीज़ हैं उनका जो फर्स्ट टर्म है वो 2 दे रखा है, सबका 2 है, तो हमने 4 एपी बनाई, सबका फर्स्ट टर्म 2 2 2 2 है। फिर कहा है और उनका जो कॉमन डिफरेंस या समानांतर है, सार्वांतर है, वो 1 3 5 7 है। सभी एपीज़ का जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है। फर्स्ट वाली एपी के लिए जो कॉमन डिफरेंस दिया है वो 1 दिया है, 2 + 1 करेंगे 3 आएगा, 3 + 1 करेंगे 4 आएगा, 4 + 1 करेंगे 5। तो मैंने यहाँ पर 4 टर्म्स लिए हैं, आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, ठीक है। सेकंड टर्म के लिए जो उसने कॉमन डिफरेंस कहा है वो कहा है सेकंड एपी के लिए कॉमन डिफरेंस 3 है, थर्ड के लिए 5 है, फोर्थ के लिए 7 है। तो यहाँ पर D 5 है, यहाँ पर D 7 है। 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 2 + 5 7 + 5 12 + 5, 2 + 7 9 + 7 16 + 7, इतना। तो फर्स्ट एपी की कितनी टर्म्स लेनी है, उसने कहा n पदों का योग, n पदों का योग यानी n टर्म्स का सम। तो मैं क्यों लूँ n टर्म्स का, क्यों n टर्म्स में मैं उलझूँ, तो उससे बेटर है कि मैं यहाँ पर 3 टर्म्स का सम ले लूँ। आपकी मर्जी है, चाहे 3 टर्म्स का सम ले लो, चाहे 4 का, चाहे 5 का, चाहे 10 का, चाहे 12 का, कितनी भी मर्जी करो, अपनी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया, 4 टर्म्स का सम लिया, इसकी भी 4 टर्म्स का सम लेना है, S1 है, इसकी 4 टर्म्स का सम, मतलब n की वैल्यू 4 मान ली मैंने अपनी तरफ से, इसकी भी n टर्म्स का 4 टर्म्स का सम लिया, वो S2 कहलाया, इसकी 4 टर्म्स का सम S3 कहलाया, इसकी 4 टर्म्स का सम S4 कहलाया। इनको ऐड किया, यहाँ लिखा, इनको ऐड किया, यहाँ लिखा, इनको ऐड किया, यहाँ लिखा, ठीक है, ऐसे ऐड करके। तो अब ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, S4 + S3, S4 + S3, इन दोनों को ऐड करके क्या इन दोनों के सम के बराबर आ जाएगा, आएगा ही नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत। थर्ड बी ऑप्शन में कहा है S4 + S1 + S2,
इन तीनों को ऐड करके क्या 38 आ जाएगा? नहीं तो गलत। सी ऑप्शन S4 प्लस S2, S4 प्लस S2 क्या इन दोनों के सम के बराबर आएगा? नहीं। तो डी ऑप्शन बचा, वही आंसर है। वैसे भी देखो S4 प्लस S1 करोगे S2 प्लस S3 के बराबर आता है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन, यानी द सम ऑफ 3 नंबर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 51। इसने कहा है, जब भी मैंने कहा था अगर हमें 3 नंबर्स का सम मानना हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो हम हमेशा जो टर्म्स होते हैं वो कुछ इस टाइप से मानते हैं। फर्स्ट टर्म को a माइनस डी, सेकेंड को a, थर्ड को a प्लस डी। कभी भी ऐसे मत मानना a सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, क्योंकि इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो d तो कैंसिल नहीं होगा, d कैंसिल ही नहीं होगा, a भी नहीं हटेगा, तो a और d दोनों में इक्वेशन हमारी रह जाएगी। ठीक है, तो जब भी हमें सम ऑफ 3 नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मानना है, जब भी हमें सम ऑफ 3 टर्म्स निकालना है, तो पहली टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ये मानेंगे। ठीक, जैसे ही तीनों टर्म्स का सम निकालते हैं तो 51 के बराबर आ जाएगा। a इक्वल टू 3 इक्वल टू 51, a इक्वल टू 27 आ जाएगा। फिर कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म यही तो है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 273 उसने दिया है। a की वैल्यू 27 है, तो a की वैल्यू 27 यहाँ पर रख देंगे। 27 का स्क्वायर हो जाएगा 289। सॉल्व करना है सिंपल, यहाँ 27 का स्क्वायर 273 में से माइनस होगा राइट हैंड साइड में जा करके, तो माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी -16। ठीक है, तो d आ जाएगा 4, तो d की वैल्यू कितनी आएगी? +-4 आएगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन में 4 दे रखा है, तो 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा ही हमसे कॉमन डिफरेंस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 4, मतलब 2 नंबर है हमारे पास, उसका हार्मोनिक मीन क्या होता है? पहले तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन समझ लो। अगर हमारे पास AP है 1 2 3 ऐसे चल रही है, तो HP क्या होगी? यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा 1/1 2 1/2 1/3, ये HP होता है सिंपल। AP की टर्म्स को 1 में करके लिखो तो HP बन करके आती है। ठीक, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो हार्मोनिक मीन होता है 2AB/A+B। अगर हमारे पास 2 नंबर हैं A और B, हार्मोनिक मीन होता है 2AB/A+B, से हमेशा याद रखना। हार्मोनिक मीन उस क्वेश्चन में दे रखा है 4, हार्मोनिक मीन ऑफ 2 या फिर हरात्मक माध्य 4 दे रखा है 2 नंबर्स का, तो इसकी वैल्यू तो 4 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, फिर कहता है देयर अर्थमेटिक मीन A, उनका जो अर्थमेटिक मीन है वो A है। अर्थमेटिक मीन 2 नंबर का A+B/2 होता है, वो A दिया है, और कहा है जो ज्योमेट्रिक मीन है वो A × B का अंडर रूट, जो ज्योमेट्रिक मीन उसे G कहा गया है। तो हमारे हिसाब से तो ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट A भी होता है 2 नंबर्स का, अगर नंबर A और B है तो G हो जाएगा ये। उसके बाद कहा है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है 2A + G² = 27, तो 2A + G² = 27 को सेटिस्फाई करता है। ठीक, उसके बाद वो कहता है तो नंबर बताने कौन कौन से होंगे, तो ऑप्शन ही उठाओ। ऑप्शन ही उठाते हैं 1 3 1 4 3 6, 1 3 1 4 3 6 ये ऑप्शन कहे हैं उसने। ठीक है, और फिर नन ऑफ दीज, अगर इन तीनों में से कोई ना आया तो इस ऑप्शन को 1 3 का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? अर्थमेटिक मीन मतलब दोनों को जोड़ के आधा कर दो, कितना आएगा? 2, तो अर्थमेटिक मीन रखा 2, प्लस इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या करो? अंडर रूट कर दो, तो अंडर रूट 3 उसका स्क्वायर करेंगे, G आया अंडर रूट 3, तो G स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3, तो ये रखा। क्या इन दोनों को ऐड करके 27 आ सकता है? नहीं आ सकता। फिर इन दोनों का हमने अर्थमेटिक मीन निकाला, 1 + 4/2 करेंगे, 5/2 अर्थमेटिक मीन आएगा, 4 × 1 करेंगे और फिर उसका अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 4 आएगा। इसका ज्योमेट्रिक मीन 2 आ जाता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन 2 आता है, G स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, यहाँ पर हम 4 रखेंगे, ये भी हमारा 27 के बराबर नहीं आ रहा है। उसके बाद हम 3 और 6 करते हैं, 6 और 3 9, 9 का आधा करोगे 9/2 अर्थमेटिक मीन प्लस ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कितना रखना है? 6 3 18, दोनों की मल्टीप्लाई करके अंडर रूट, लेकिन हमें ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर करना है तो अंडर रूट हट जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन आया ये, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 18। G स्क्वायर की वैल्यू रखनी है तो वो हो गया 18, इसको सॉल्व करोगे तो 27 आ जाता है। इसका मतलब हमारा C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समेशन n = 0 to ∞ r⁴n, इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू पहले 0 रखो तो 1 मिलेगा, फिर समेशन n = 0 ∞ r⁴n, इसका सम है s, मतलब ये चीज़ s के बराबर। इसका मतलब क्या है? n की वैल्यू 0 से लेकर ∞ तक रखो, n की पहली वैल्यू पहले 0 रखेंगे 1 आएगा, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, ऐसे करते करते ∞ तक जाना है। तो ये हमारी एक GP बन जाएगी, इंटू आर किया ये आया, इंटू आर किया ये आया, तो कॉमन रेशो तो आर ही हो गया। तो जब भी इनफाइनाइट टर्म्स होती है तो उसका सम होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - r। अगर r 1 से छोटा है तो 1 - r, अगर r 1 से बड़ा है तो r - 1।
ठीक है। तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि आर जो आ रहा है वो क्या है, इस कंडीशन को फॉलो करता है, इसका मतलब है आर की वैल्यू -1 to +1 है, तो यानी 1 से छोटी है, 1 से छोटी है तो 1 माइनस आर रखेंगे इक्वल टू एस हो गया। इसके इंटू इसमें कर दो तो एस माइनस एस आर हो जाएगा, एस माइनस एस आर वो यहाँ आ गया, ठीक है। एस को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए, 1 माइनस एस आया इक्वल टू माइनस एस आर, फिर ये माइनस एस इसके नीचे आ गया, माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो एस माइनस 1 एस नीचे आ जाएगा, तो आर की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो हमने इसकी हेल्प से आर की वैल्यू निकाली। अब हमें क्या निकालना है, समेशन एन इक्वल टू 0 to ∞ आर की पावर 2n निकालना है। तो अगर हमें आर की पावर 2n निकालना है दैट मीन्स ये निकालना है, ठीक है। एन की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 आएगा, फिर 1 रखोगे तो स्क्वायर आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाना है, इनफाइनाइट। अब ये फिर से वही जीपी बन जाती है, इसमें आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर में फिर से आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, यानी यहाँ पर जो कॉमन रेशो है वो आर स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमन रेशो आ जाता है वो आर स्क्वायर हो जाता है। हमें पता है मॉड आर इज़ लेस देन 1 है, मतलब मॉड आर इज़ लेस देन 1 है, इसका मतलब है आर की जो वैल्यू होगी -1 to +1 होगी। अगर हम पूरे का स्क्वायर करें, क्योंकि हमें तो आर स्क्वायर की वैल्यू जानना है 1 से छोटी है या बड़ी है, तो अगर पूरे का स्क्वायर करते हैं तो ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। लेकिन किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कभी भी तो हमेशा जो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है। किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ना लिख करके इस तरीके से करना गलत होता है, थोड़ा सा दिमाग लगा कर सोचना होता है कि किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हो तो मिनिमम वैल्यू उसकी 0 होगी, और आर स्क्वायर इज़ लेस देन 1 आ रहा है, तो यहाँ पर भी जो आर स्क्वायर है यानी कॉमन रेशो वो लेस देन 1 आ रहा है, तो हमारा सम क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो आर स्क्वायर है, a मतलब फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो, इतना आया। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू s माइनस 1 अपॉन एस है, तो आर की वैल्यू s माइनस 1 अपॉन एस हमने रख दी, ठीक है। एस स्क्वायर यहाँ से है तो एस स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, एलसीएम लेके जैसे सॉल्व करते हैं तो नीचे भी आएगा एस स्क्वायर, वो ऊपर पहुँच जाएगा, सिंपल सॉल्व करना है। एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जब माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस से माइनस अंदर चला जाएगा, तो एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, -1 होगा प्लस 2s, तो 2s -1 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना।